हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में हर एक चीज, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपका बोर्ड्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो नोट्स का भी टेंशन ना ले। बस पूरा फोकस के साथ इस वीडियो में बने रहे, आखिरी तक बने रहे, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या? इसका नाम रासायनिक अभिक्रिया क्यों पड़ा? तो सिंपल बात है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, मतलब एक दो चीज है, एक को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो दो मिल के आपस में जो दो आपस में मिल के रिएक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, जैसे Zn है और H2SO4 है, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर रिएक्ट करें और कुछ ना कुछ उसका नया पदार्थ यानी प्रोडक्ट बने, कुछ ना कुछ उससे नया चीज बने, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब भी रासायनिक परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो, वो दोनों चीज मिलके कुछ, या उसका अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, कुछ भी परिवर्तन हुआ जब दो रिएक्टेंट यानी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किए और उनमें कुछ बदलाव आया, जो नया पदार्थ आया उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया, तो उस अभिक्रिया को, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब भी रासायनिक अभिक्रिया आपका होगा तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम निकलेंगे। ठीक है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ ना कुछ चीज निकलेंगे, परिणाम आएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं। उनमें से कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्या? गैस का उत्सर्जन। जब बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया है जो वो दो जो भी आपके दो अलग अलग मैटर्स हैं, वो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? उसमें से गैस निकलेगा। जैसे एक एग्जांपल है, जिंक Zn और H2SO4, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो इससे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसका कुछ ना कुछ अभिक्रिया का परिणाम निकलेगा। उसमें से एक परिणाम क्या है? कि वो गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरा क्या है? रंगों में परिवर्तन होगा। बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया के दौरान आप देखोगे कि पहले का रंग कुछ और था, बाद में रंग कुछ और हो गया। आप आगे का चैप्टर में भी पढ़ोगे, जैसे एसिड बेस है ना, अम्ल एवं क्षार, उसमें भी लिटमस पेपर के बारे में, या फिर आपने सुना होगा कि जब हम उसको या तो एसिड में चेक करते हैं या बेस में चेक करते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। तो वो भी क्या है? वो भी अभिक्रिया से ही पता चल रहा है। तो क्या होगा? एक रंग में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हम क्या बोले थे आपको कि उससे नया पदार्थ कुछ बनेगा। तो नया पदार्थ हो सकता है कि उसमें कुछ अवस्था में चेंज हो जाए, पहले वह कुछ और था, बाद में कुछ और बन जाए। पहले वह ठोस था, बाद में वो गैस बन जाए। तो अवस्था में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है उसमें? फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या तो उसका तापमान जो हो वह बढ़ जाए, या फिर उस अभिक्रिया के बाद उसका तापमान क्या होगा? घट भी सकता है। तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये मुख्य 5 परिणाम निकलते हैं। जब भी कोई अभिक्रिया होगा तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। इनमें से कोई भी हो सकता है या इनमें से बहुत सारे होंगे, कभी-कभी ये 2 हो या फिर कभी-कभी सब हो, तो कुछ भी हो सकता है। आपका एक एक आपका एनसीईआरटी चाहे जेसीईआरटी में आप देखोगे तो एक एक्टिविटी है। जब भी आप मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड कब बनता है?
जब आप मैग्नीशियम मैग्नीशियम को हम लोग Mg बोलते हैं, ठीक है? मैग्नीशियम का रिबन को लेते हैं और उसको जब भी हम मैग्नीशियम का रिबन को लेते हैं और जब भी हम उसको बर्न करते हैं यानी जलाते हैं, ठीक है? तो जब भी हम उसको जलाएँगे तो क्या होता है, वो जलाने के बाद वो जो हो ना, जैसे ये मान चलिए आप यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है? इसको जब भी बर्न करेंगे तो ये क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन जो है हम लोग का जानते हैं एटमॉस्फेयर और हर जगह ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड होता है, उसके साथ रिएक्ट करके ये दोनों मिल के और आपस में क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम वो दोनों को जलाते हैं तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MgO। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं ना, तो ये क्या रहता है, ये व्हाइट कलर का रहता है। ये एक व्हाइट कलर का चमकदार सा रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। जिससे आपको क्या पता चला कि हम पहले यहाँ पे कुछ और चीज़ जलाए थे, बाद में यहाँ पे क्या हुआ, कुछ और बना। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है? रासायनिक समीकरण एवं अवस्था प्रतीक, ये क्या है? तो जो भी हम लोग रासायनिक जो भी समीकरण है, मतलब जो भी अभिक्रिया हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग एक आसान सा तरीका से दर्शाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब समझो, जब भी हम एक रासायनिक समीकरण किए, मान के चलो जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम लोग क्या किए थे, हम लोग ये दोनों को क्या किए थे, ये लोग दोनों का अभिक्रिया करवाए थे, ये लोग दोनों का रिएक्शन हुआ था। तो ये दोनों है ना, अगर हम इसको पूरा नाम लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का ऑक्साइड, तो ये काफी जटिल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल रहेगा इसको लिखना और इसको दर्शाना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको संकेत या कुछ-कुछ संकेत और कुछ-कुछ सूत्र के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है? जिसमें से हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा शब्द समीकरण का यूज़ करते हैं। जैसे शब्द समीकरण में Mg का शॉर्ट फॉर्म हम मतलब मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म Mg यूज़ कर लिए, ऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म हम लोग O2 यूज़ कर लिए। ये हम लोग यूज़ करते हैं क्यों? ताकि वो चीज़ें आसान रहे, उसको दर्शाना आसान रहे। ठीक है? और इनमें से जो भी है ना, आपका जो ये Mg है, वो Mg क्या है? Mg और जो ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? ये दोनों अभिकारक हैं। अभिकारक कौन? जो उस अभिक्रिया में भाग ले, जो उस अभिक्रिया में भाग हो, जिनमें क्या हो? जिनमें परिवर्तन हो, जो उस दोनों को भाग ले उस अभिक्रिया को करने के लिए। और जो नया पदार्थ बने, जैसे कि यहाँ पे बना है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये उत्पाद है। किस चीज़ का? इन दोनों का क्या है? वो उत्पाद है। ठीक है? जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये जो दोनों मिल के रिएक्शन किए हैं, अभिक्रिया की है, उसका क्या है? ये उत्पाद निकला है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अभिकारक और ये वाला पार्ट हो गया जो MgO है, ये हो गया आपका उत्पाद। तो यहाँ समझ में आया आपको कि जो ये जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि उसको दर्शाना आसान हो और इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या है ये? ये एक समीकरण है। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना, ये एक समीकरण है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो S क्या दर्शा रहा है? सॉलिड अवस्था को। L क्या दर्शा रहा है? द्रव्य अवस्था को। G क्या दर्शा रहा है? गैस अवस्था को। AQ क्या दर्शा रहा है? शीतलीय घोल को, यानी क्या? एक्वस, जल को। ठीक है? ये ऊपर का साइन वाला एरो है, ये क्या दर्शा रहा है? ये यह दर्शा रहा है कि यहाँ से गैस निकल रही है। क्या हो रहा है? गैस निकल रहा है। और ये जो नीचे का साइन वाला है, ये क्या दर्शा रहा है? ये अवक्षेप बन रहा है, मतलब क्या, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। ठीक है? ये बन रहा है, ये क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? अवक्षेप बन रहा है। ये सब अलग अलग प्रकार के चीजें हैं जो इस एक इसके ऊपर दर्शाए जाते हैं। यहाँ पे एक एरो रहता है, ठीक है? ऐसे करके यहाँ पे एरो रहेगा।
अरे इस एरो के ऊपर दर्शाया रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे एक्वस बन रहा है इसके बाद तो यहाँ पे ए क्यू लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे सॉलिड बन रहा है बाद में तो यहाँ पे एस लिखा जाएगा। ठीक है, ताकि पता चले जो प्रोडक्ट बना है वो किस फॉर्म में है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये क्यों जरूरी है? ये जो है ना, ये सबसे जरूरी चीज है कि किसी भी जो भी आप लोग को रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना सबसे जरूरी है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम के तहत हो रहा है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, वह कुछ नहीं, एक सिंपल सा बात कहता है कि जो द्रव्यमान है ना, वो तो ना बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मतलब सिंपल सा बात इतना सा समझो कि जो भी द्रव्यमान हो, ना तो द्रव्यमान को हम लोग बना सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा? द्रव्यमान द्रव्यमान एक जगह से, एक चीजों से दूसरों चीजों में बस क्या होगा? कन्वर्ट होगा। मतलब पहले किसी चीज का द्रव्यमान जो था, बाद में भी उसका द्रव्यमान वही रहेगा। समझो यहाँ पे बात को। हम मान चलो कि यहाँ पे हम दो उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इस उत्पाद का जो है, इसका नाम रख देते ए, इसका नाम रख देते हैं बी। अब इसका द्रव्यमान मान के चलो हम दे देते हैं, इसका द्रव्यमान कितना है? 4। ठीक है, इसका द्रव्यमान दे देते 6। तो इन दोनों से मिलके जो भी इसका उत्पाद, जो भी इसका प्रोडक्ट उत्पाद बनेगा ना, उसका द्रव्यमान कितना होगा? जिसका हम नाम दे देते, एक नया चीज कुछ बना है जिसका नाम है सी। तो इस सी का द्रव्यमान कितना रहेगा? वो हमेशा कितना रहेगा? 10। इन दोनों का जोड़ के बराबर कितना रहेगा? इन दोनों का जोड़ के बराबर। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बोलता है ना कि द्रव्यमान ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी उसको नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए क्या होगा? द्रव्यमान एक जगह से दूसरे चीजों में ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा। जो ए और बी का द्रव्यमान था ना, वो क्या हो गया? क्या हो गया? वो सी का द्रव्यमान में बदल गया। बस यही चीज है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह हम लोग को बताता है कि किसी भी चीज, जो भी आपका अभिकारक है और जो भी उत्पाद है, वह दोनों का द्रव्यमान जो है वह हमेशा बराबर होना चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। हम लोग एक आयरन है Fe, जिसको हम लोग H2O पानी के साथ क्या कर रहे हैं? उसका अभिक्रिया हो रहा है। और जिसका उत्पाद क्या निकल रहा है? इसका उत्पाद निकल रहा है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यह उसका क्या निकला? यह उसका उत्पाद निकला। अब हम लोग इसको पहले देखो, क्या इसका जो, ये देखो इसमें कितना है? एक आयरन है। यहाँ पे कितना आयरन है? Fe3। कितना आयरन हो गया? यहाँ पे 3 आयरन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन कितना है? 1। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, 1 मिनट यार, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को केवल अभी देखो आप। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि आयरन है 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 4। और हाइड्रोजन जो है वो है कितना? 2। यहाँ पे देखो H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है 2। तो हम देख रहे हैं कि यह दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो राइट हैंड साइड पे है, वह दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं है। यह क्या है? यह असंतुलित है। जब कोई चीज असंतुलित है तो उसको संतुलित करना पड़ेगा, दोनों तरफ का द्रव्यमान को बराबर करना पड़ेगा। अब इसे कैसे करें? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यह चीज काफी जटिल दिख रहा है जो हम लोग का राइट हैंड साइड पे है। तब इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लोग सबसे पहले टारगेट क्या लेते हैं? आयरन को लेते हैं, Fe को।
क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग का पहला टारगेट रहता है ना कि हम लोग पहले मेटल को, यानी जो मेटल को इसलिए हम लोग पहला टारगेट करते हैं धातु को, क्योंकि उसे एक बार जब हम लोग स्टेबल कर दें ना, तो वो चीजें सही मतलब स्टेप बाय स्टेप सही चलता है। तो पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा हम लोग को ये आयरन यानी मेटल को करना, जो कि हम लोग को धातु हो गया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को करते हैं, देन हम लोग हाइड्रोजन को करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हमेशा स्टेप रहेगा, ये चीज आप याद रखिएगा कि किसको कब करना है। तो आ जाओ, अब हम लोग स्टेबल करना चाहेंगे किसको? आयरन को। तो यहाँ पे हम लोग का जो राइट हैंड साइड में है ये वाला पार्ट, इस वाला पार्ट को आप देखो, इस वाला पार्ट में क्या है? यहाँ पे आयरन कितना है? 3 है, 3 है। जब इस वाला पार्ट में आयरन 3 है, तो हम क्या चाहेंगे कि इस वाला पार्ट में जो आयरन 1 है उसको कितना बना दे? हम 3 बना दे। तो उसको 3 कैसे बनाएंगे? उसको 3 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, उसको 3 से आगे, उसका जस्ट आगे 3 लिख देना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 3 से गुना किए तो ये क्या बन गया? इसके पास भी 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आयरन कितना हो गया? यहाँ पे भी आयरन हो गया 3। जब यहाँ पे आयरन हो गया आपका 3, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे तो आयरन हो गया स्टेबल। अब नेक्स्ट हम लोग किसको स्टेबल करेंगे? ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे हम लोग का ऑक्सीजन कितना है टोटल? 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है? ऑक्सीजन को क्या करना है? हम लोग को 4 बनाना है। ठीक है, ऑक्सीजन 4 कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ से हम लोग आयरन को कितना बना चुके हैं? 3। ठीक है, हाइड्रोजन है हम लोग पास 1, और ऑक्सीजन हम लोग के पास था यहाँ पे 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया था हम लोग के पास? 2। तो यहाँ पे हम लोग और ये साइड पे हम लोग का ऑक्सीजन कितना था? 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग 4 से इंटू कर देंगे। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है ना, अरे यार आना इरेजर, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है कितना? H2 है ना, ये दोनों एक साथ है। H2 है मतलब हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 1। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि जो भी आपका, हम लोग यहाँ पे आयरन को स्टेबल कर चुके थे, अब हम लोग का ऑक्सीजन को स्टेबल संतुलित कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग का कितना है? 1 ये साइड, और ये साइड पे कितना है? 4। जब ये साइड पे 4 है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 4 से इसको इंटू कर देंगे, ये पूरा पार्ट को। जब हम लोग ये पूरा पार्ट को 4 से इंटू कर दिए, तब अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया? आयरन हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया हम लोग का 4, और यहाँ से हाइड्रोजन हम लोग का हो जा रहा है कितना? हाइड्रोजन हो जा रहा है 8, क्योंकि 4 और ये पहले से 2 था, तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन है 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग का ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8, जो यहाँ पे 8 हो गया था हाइड्रोजन, वो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 से गुना करते साथ 8। अब ये पूरा चीज आप यहाँ पे देख लो, ये पूरा चीज क्या हो गया? अब ये संतुलित हो गया। अब यह पूरा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। इसीलिए इसी प्रकार से इसको संतुलित करना है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो इसको संतुलित करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो वह गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आ जाओ, कुछ कुछ बात यहाँ पे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आखिर कितने प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः नॉर्मली 2 ही प्रकार होते हैं। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, और एक होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एक को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको अच्छा से पूरा समझते हैं। एक हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एक हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको पूरा मस्त तरीका से समझते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करे? जब एक नया पदार्थ बनाए, समानता मान के चलो कोई A प्लस बी मिलके क्या बना दे? AB।
या ऐसे समझो, यहाँ पे समझो, जब यहाँ पे मेरे पास एक पदार्थ है ए और इसका अभिक्रिया हम करा रहे हैं एक पदार्थ है बी, और ये दोनों जो है ना ये मिल के एक नया कुछ पदार्थ मान के चलो ये बना दे रहे हैं कुछ नया पदार्थ सी। ठीक है, तो इस जो पूरा पार्ट है ये देखो, जब दो पदार्थ मिलके ये दो पदार्थ मिलके एक जब नया पदार्थ सी बनाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ नहीं है, बस यही इतना सही है कि जब दो को मिलके एक बना दे, क्या समझना है, दो मिलके एक बनाए तो उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन जस्ट इसका उल्टा है। वियोजन क्या है, जब दो, यही दो गो है ना, जो एक है, ये जो एक है वो टूट के दो बन जाए, जस्ट इसका उल्टा समझो। जब दो मिलके एक बने तो क्या हो गया, संयोजन हो गया। और जब एगो टूट के दो गो बन जाए तब क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बस इतना है, जस्ट इसको उल्टा कर दो, एगो है वो टूट कर दो गो बन जाए तो हो गया वियोजन, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और जब दो गो मिल के एगो बना दे तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन, और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे आ जाए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन वाटर H2O, ये दोनों को जब भी हम लोग आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, बूझा चूना। ठीक है, बूझा चूना बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज, इसको हटा देते, दिख नहीं रहा है, अबे आओ ना इसको। तो ये दोनों मिलके क्या करता है, ये एक रिएक्शन, ये एक एग्जांपल आपका हो गया किसका, ये एक आपका एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये भी चीज समझो, उष्म क्षेपी क्या होता है, इसको देखो आप, ये वाला जो बात लिखा हुआ है ना, उष्मक्षेपी संयोजन, इसमें क्या होता है ना, जब भी आप दो, ये वाला जो अभिक्रिया होता है ना, जब भी आप दो को मिल के और वो एक चीज बनाता है तो उसके साथ हमेशा क्या होता है, उष्मा, उष्मा उसमें निकलता है। जब भी दो चीज, दो गो जो है ना, दो गो अभिकारक मिलके एगो उत्पाद बनाएगा तो उसके साथ साथ उष्मा भी बाहर निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी संयोजन। लेकिन जब एगो रहता है ना और वो टूट के दो गो में बंटता है, जब एगो टूट के दो गो में बटेगा तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, ऊपर से यानी बाहर से उसके ऊपर ऊर्जा देना पड़ता है, या तो वो ऊष्मा के रूप में दो, विद्युत के रूप में दो, प्रकाश के रूप में दो, वो किसी भी रूप में तुमको बाहर से उसको क्या देना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देना पड़ेगा, ताकि वह जो है ना वो टूट सके। वो अपने आप नहीं टूट पाता है, उसको टूटने के लिए हम लोग बाहर से कुछ ना कुछ ऊर्जा देते हैं ताकि वह टूट जाए, जिसका मुख्यतः तीन प्रकार के हम लोग उसमें ऊर्जा देते हैं। एक होता है विस्मीय, एक होता है विद्युत ऊर्जा, एक होता है प्रकाशीय ऊर्जा। तो उसी का एग्जाम्पल है विस्मीय वियोजन। इसमें क्या होता है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है क्या, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है पता है आप लोग को, जो भी घर में पुताई होता है ना तो पहले पुताई होता है कैल्शियम ऑक्साइड से। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो जो चूना है ना, चूना, चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जब घर में पुताई करते हैं तो आप देखोगे कि तुरंत वो नहीं चमकेगा, वो पूरा सूखेगा, उसके बाद वो उसमें साइन आता है, चमक आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो है ना वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और फिर वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तब उसमें साइन होता है, तो वही है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे, उसमें ऊष्मा दोगे, तो वह टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम का ऑक्साइड में, और एक और चीज निकलेगा उससे, कार्बन डाइऑक्साइड।
उसी तरह विद्युत का एग्जाम्पल है, विद्युतीय जब भी आप उसमें विद्युत ऊर्जा दोगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डाई हाइड्रोजन H2O। समझो H2O, जब डाई H2O यानी दो H2 है, उसको जब हम विद्युत के साथ करते हैं तो ये क्या बनता है, 2H2 प्लस O2। इस चीज में वो टूट जाता है। इसी तरह जब हम प्रकाश के साथ, ये चीज है क्या है, ये AgCl। तो AgCl में जब भी वो लाइट, कुछ भी थोड़ा सा भी सनलाइट होता है ना, तो Ag जो है वो अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई अलग अलग प्रकार के हैं जो संयोजन अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया है। तो इनका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। वो कभी कभी क्वेश्चन में इन सब एग्जाम्पल आ जाते हैं कि कौन सा किस चीज से है, और इसका डेफिनेशन भी, ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया इसका कुछ और पार्ट जो है वो ये सब है। इसको भी आइए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब समझो ऐसा आम बोलचाल के भाषा में कि तुम ज्यादा एक्टिव हो, ठीक है, तुम ताकतवर हो, तुम मतलब समझो ना कि एक लड़का और लड़की जा रहे हैं। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, यहाँ पे दोनों साथ में वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब तुम ठहरे ताकतवर आदमी, तुम क्या करोगे, इस कमजोर आदमी को उठा के यहाँ से फेंक दोगे बाहर, बोलोगे तुम जाओ उधर साला, तुम इधर क्यों है, और तुम आके क्या करोगे, तुम आके उसका जगह को यहाँ पे ले लोगे। वही काम करता है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में। जो कम ताकतवर है यानी जो कम क्रियाशील वाले हैं उसको उठा के बाहर फेंक देगा, और जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व है वो उसके जगह ले लेंगे। यही काम होता है किसमें, विस्थापन में। ठीक है, ये क्रियाशील भी आपको हम आगे चल के बताएंगे कि कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन किसको हटाएगा। इसका हर एक चीज आगे आप लोग को हम बताएंगे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन रिप्लेस करेगा और कौन वहां पे ठहर जाएगा। ये हर एक चीज आपको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कुछ और चैप्टरों में। और द्विविस्थापन में क्या होता है, जस्ट द्विविस्थापन जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें दोनों चीज हो जा रहा है। क्या ना हो रहा है, दोनों अभिकारकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, यहाँ से ये Ba ले लेगा और यहाँ से क्या ले लेगा, SO4 ले लेगा। एक बना देगा BaSO4 और यहाँ से ये क्या बचा, यहाँ से Na बच गया ये वाला पार्ट से, और ये वाला Ba वाला पार्ट से क्या बच जाएगा, Cl बच जाएगा। तो ये दोनों मिला के क्या बच जाएगा, 2NaCl। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसका भी कुछ पार्ट आया, इसका भी कुछ पार्ट आया, यानी दोनों आपस का कुछ कुछ आयनों को छोड़ा। जब दोनों आयन आपस में एक्सचेंज होके यानी आपस में अलट पलट के जब बनाते हैं तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आजा ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आखिर ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें पहले इस चीज को समझा रहे यार। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो जो ऑक्सीकरण होता है ना, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हानि। मतलब समझो, ऑक्सीकरण का सिंपल सा मतलब है किसी भी जो भी तत्व है, वो मतलब जो भी कंपाउंड हो, यौगिक, जो कोई भी यौगिक है उसमें अगर ऑक्सीजन, अगर वो यौगिक ऑक्सीजन को अपने आप में जोड़ा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को वो खुद में जोड़ लिया, तो उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। या ऑक्सीजन को जोड़ लो अपने पास, गला लगा लो ऑक्सीजन को, या
हाइड्रोजन को धक्का मार के निकाल दो। ठीक है, दो ही चीज हो सकता है। ऑक्सीकरण का क्या मतलब है, ऑक्सीजन को गला लगा लो यानी अपने पास लेते आओ, और या फिर हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकाल दो। हट, ये हाइड्रोजन मेरा घर में नहीं रहेगा। और अपचयन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा है। अपचयन ऐसा लड़का है ना जिसको हाइड्रोजन बहुत पसंद है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को तो गला लगा लेगा, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करेगा, बोलेगा नहीं ऑक्सीजन मेरे साथ नहीं रहेगा, ऑक्सीजन को घर से बाहर निकाल देगा। तो अपचयन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन को पकड़ के रखना और ऑक्सीजन को निकाल देना बाहर। और ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन को गला लगा के रखना यानी पकड़ के रखना, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे CuO प्लस H2, जो कि क्या है यहाँ पे H2 गैस फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, CuH2O। अब यहाँ पे देखो तुम किसका, यहाँ पे Cu का क्या हुआ, Cu यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में था। ठीक है, एक मिनट, Cu यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में था, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ का Cu को तुम देखो तो यहाँ का Cu में ऑक्सीजन नहीं है। तो Cu का क्या हुआ, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का ये क्या कर दिया, ऑक्सीजन को घर से बाहर निकाल दिया। जब भी ऑक्सीजन को घर से बाहर निकाला तो इसका क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। और वही तुम हाइड्रोजन यहाँ H2O पे गौर करो, तो पहले यहाँ ये H2 था, बाद में ये क्या बन गया, बाद में ये बन गया H2O, यानी क्या किया ये ऑक्सीजन को पकड़ लिया, ऑक्सीजन को गला लगा लिया। अब जब भी ऑक्सीजन को गला लगाएगा तो वो क्या कर रहा है, कहलाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, और जब चूंकि यह एक ही अभिक्रिया दो साथ साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिसमें ये अभिक्रिया दोनों एक ही साथ हो गया, जैसे ये वाला में, इसमें दोनों एक साथ हुआ, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, जब भी दोनों एक साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हमको उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जब ये दोनों चीज एक साथ हो तो उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव, आखिर ये ऑक्सीकरण जो होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग का दैनिक जीवन में। तो मुख्यतः उसका दो प्रभाव पड़ते हैं, एक क्या होता है, एक होता है संक्षारण और एक होता है विकृत गंधिता। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन एक को, और एक को बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको अच्छा से समझते हैं। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु हवा में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन, अम्ल आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल देखते होगे लोहा को, लोहा में जंग लगना। जब भी आप देखते होगे कि नया नया लोहा या घर वो जब बनता है तो नया नया लोहा के ऊपर कोई भी जंग नहीं लगा हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पानी के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है, नमी होता है, और वो पानी का नमी उसके बाद वो क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या फिर अम्ल के संपर्क में आने से उसके ऊपर क्या जंग लग जाता है। ठीक है, जो भूरा कलर का पदार्थ कुछ ऊपर ऊपर आपको दानेदार भूरा कलर का पदार्थ दिखेगा, वो क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो दोनों मिलके आयरन का कुछ ऑक्साइड ये सब बनाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो ऊपर से पूरा जमा भुरभुरा सा पदार्थ एक उस लोहे के ऊपर क्या होता है, लग जाता है। ये लगना क्या गया, लोहे के ऊपर जंग लगना एक किसका कारण है, संक्षारण का कारण है। ठीक है, चांदी का कालापन, आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में जब भी आप चांदी का कुछ भी चीज लेते हो, या आपने चैन लिया हो या कुछ भी आप चांदी का देखते होंगे, तो वह शुरू में काफी शाइनी रहता है, काफी चमकदार रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय कुछ ना कुछ समय बीतता है तो वह क्या होता है, वह काला पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी आपका चांदी है ना, वो सल्फर के साथ, वो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके रिएक्ट करके उसका उत्पाद बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, चांदी कालापन, चांदी के ऊपर कालापन आ जाता है। या फिर तांबे पर हरी परत, आपने देखा होगा कि जो भी कॉपर होता है या जिसको तांबा हम लोग बोलते हैं, तांबा और कॉपर,
तो उसके ऊपर क्या रहता है, वो हरा हरा का परत चढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि तार, ये तांबा का तार आपने देखा ही होगा, कॉपर का जिसको तार हम लोग बोलते हैं। तो उसके ऊपर आप उसको छोड़ दो इसी तरह, तो उसके ऊपर हरापन लग जाएगा। वो क्यों होता है, जो वो कॉपर है ना, वो कार्बोनेट के साथ CO3 के साथ क्या करेगा, वो अभिक्रिया कर लेता है। और जब वो CO3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो वो उसके ऊपर एक काला काला, सॉरी, हरा हरा कलर का परत चढ़ जाएगा। आपने ये भी देखा होगा, जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ना, हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में, वो भी हरा पड़ गया है। पहले वो हरा नहीं था, पहले वो तांबे का कलर का था, जो तांबा का कलर होता है ना, उस कलर का था। लेकिन अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे समय बीता, उसके ऊपर कार्बोनेट का एक परत चढ़ गया ऊपर से, जिसके कारण क्या हो गया, वो पूरा का पूरा हरा हो गया। अब इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, रोकथाम का क्या इसका विधि है, चलो इसको देखते हैं। तो रोकथाम के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, पेंट लगाना, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको हम लोग क्या कॉर्मियम का प्लेट उसके ऊपर हम लोग चढ़ा देते हैं, प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। जिंक का होता है, हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, या फिर ग्रीस या तेल लगा देते हैं। ये सब चीजों से क्या करते हैं हम लोग, ये सब चीज लगा के उसको रोकथाम करते हैं, किसे, संक्षारण को, कोरोजन को। और ये चीज करना जरूरी है, अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये काफी हमें नुकसान पहुंचाएगा, ये सब चीजों को बर्बाद करते रहेगा वो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं। चलो ठीक है, अब आप हम लोग किसको समझते हैं, विकृत गंधता को। ये क्या है, समझो बात को। जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। मतलब सिंपल सा बात समझो, विकृत गंधिता कैसे है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में अपनी जो भी आपकी मम्मी है, वो खाना बना के रखती है, ठीक है। और वो खाना जब लंबा समय तक नहीं कोई खाता है, लगभग आपने रात का खाना है, उसको सुबह लेट से खाया, तो उसमें खट्टापन, अजीब सा स्मेल आने लगता है, अजीब सा उसका स्वाद भी, टेस्ट भी उसका बदल जाता है। वह किसके कारण होता है, वह विकृत गंधता के कारण होता है। वह क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो खाना है वो ऑक्सीकृत हो गया है, ठीक है। वह खाना ऑक्सीकृत हो गया, उस वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आके वह खराब हो गया है, लंबे समय तक उसके साथ रहा तो वो खराब हो गया। बस यही चीज है विकृत गंधता। जो भी आपका खाना, इसमें इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वसा और तेल। वसा और तेल जो है ना, वह इस प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं। अगर वो तेल या वसा से युक्त खाद्य पदार्थ नहीं रहेगा तो वो काफी लंबा समय तक चलेगा। लेकिन इससे युक्त अगर वो रहा तेल और वसा से, तो वह जल्दी खराब होने का उसका जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। चलो इसको समझते हैं, इसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है। सबसे पहले आ जाओ, एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, मतलब कि ऐसा चीज को मिलाना ना जो ऑक्सीजन को रोके। ऑक्सीजन और उस चीज का, जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है, वो दोनों का आपस में अभिक्रिया को नहीं होने दे, ऑक्सीजन को आना, ऑक्सीजन का मिलना उसमें रोके। या फिर दूसरा क्या है, वायु युक्त डिब्बा, वायु रोधी डिब्बा, वायु युक्त बोल रहे हैं, वायु रोधी डिब्बा, ऐसा डिब्बा जिसमें उसको, उसका जार को ऐसा हम लोग बंद कर देना, ऐसा टाइट रखे जिसमें हवा, ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाए। और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो खराब नहीं होगा। आपने यह भी देखा होगा कि जो भी आपका चिप्स का पैकेट होता है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है। तो ये नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है, नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को दूर भगाता है। समझो यही बात को, जो नाइट्रोजन है ना वो ऑक्सीजन को दूर भगाता है। जहां जहां नाइट्रोजन रहेगा वहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा। और एक चीज हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं, क्यों रखते हैं, कम तापमान में जो ऑक्सीकरण है उसका गति क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग उसको कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। चलो, अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है।
देखो, इन सब को तुम अपने से करना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करें। तुमको हम समझा दिए कैसे करना है, इसको करना। समीकरण लिखे एवं संतुलित करें, इसको भी तुम खुद से करोगे, ठीक है। अवस्था प्रतीकों सहित समीकरण, अवस्था के क्या प्रतीक है उसके सहित इसको तुम अपने से बनाओगे। आ जाओ इधर। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम हम तुमको शुरू में ही बताए थे कि उसका मुख्यतः कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्या? रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन और अवक्षेपण का बनना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यह भी हम तुमको बता चुके हैं क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी चीज का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? ना तो वो बदलता है और ना ही नष्ट होता है, इसीलिए दोनों तरफ का जो परमाणु परमाणु से ही द्रव्यमान होता है, उनका संख्या बराबर होना चाहिए, यानी द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, अभिक्रिया के प्रकार बताएं। ये भी तुम यहाँ से देख लो कौन कौन अभिक्रिया किस प्रकार के हैं। ये टीढ़ा काहे जा रहा है भाई, सही चल रहे। ये चीज तुम खुद से पढ़ोगे, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया। आज तुमको यहाँ पे कुछ चीज हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा सीन होगा, इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर। यहाँ पे ऐसा डेल्टा जैसा कुछ होगा। और डेल्टा का क्या मतलब है? ऊष्मीय वियोजन। डेल्टा क्या बताता है कि यहाँ पे ऊष्मा दिया जा रहा है। जब भी ऐसे ट्रायंगल जैसा तुमको कुछ दिखे ना, ऐसे बना हुआ, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ऊष्मा दिया जा रहा है उसको। ये तो तुम देख के बताओगे कि यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे द्विविस्थापन हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे संयोजन हो रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। लोहे की कील कॉपर सल्फेट में डुबाने पर रंग क्यों बदलता है? आ जाओ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम कॉपर का कील को CuSO4 में डुबाते हैं तो उसका रंग क्यों बदलता है? इसका क्या कारण है? लोहा क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है। लोहा क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह CuSO4 के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। जो आयरन सल्फेट क्या बनाया गया? FeSO4। यहाँ पे समीकरण से समझो। पहले क्या था? लोहे के कील यानी Fe आयरन, आयरन को हम CuSO4 में हम जब इसको डुबाए तो जो Fe है ना, वो Fe जाके इस इस जो पार्ट में Cu है, इस पार्ट में जो Cu है, कॉपर है, उसको क्या करेगा? आयरन आयरन जाके उसको यहाँ से हटा देगा और यहाँ पे क्या है? वो खुद आके यहाँ पे बैठ जाएगा। किसके साथ? SO4 के साथ। जब वो SO4 के साथ खुद आके बैठेगा तो क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा। और जब कॉपर अलग हो जाएगा तो कॉपर अलग हो गया और ये किसका साल बन गया? FeSO4 का। इसी कारण क्या होता है? इसका रंग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा जल में SO2 घुलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि क्या होता है? SO2 प्लस क्या हो रहा है? वो जल में मिल रहा है, यानी दो मिलके क्या बना रहा है? एक बना रहा है H2SO3, ठीक है। इसका ये कारण है। इधर वाला भी क्वेश्चन तुम खुद से पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। इसका जो तुमको PPT है या PDF जो इसका बोलो, वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहां से जाके अच्छे से इसको कर सकते हो। अच्छा, कुछ अलग अलग यहाँ पे भी आपको कुछ MCQ है, इसको भी आप खुद से देख लेना। इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं, आपको हर एक चीज बताया गया है। और जो भी कुछ अलग से आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम कमेंट चेक करेंगे और उसका आंसर आप लोग को जरूर देंगे।
यहाँ पे क्विक रिवीजन पॉइंट है, आप लोग को बहुत ज़्यादा लंबा-लंबा रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हो ताकि वो चीज़ जल्दी से रिवाइज़ हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जिन्हें-जिन्हें भी ये ज़रूरत है उनके सबके पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।